नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप जुड़ चुके हैं। देखिए, ये रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीरीज चल रही है, लेकिन आपको अच्छे से पता है हाल ही में और वैकेंसीज हैं। जैसे कि राजस्थान में वैकेंसीज आई हैं। राजस्थान में ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है करीब 54,000 के आसपास। राजस्थान में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है करीब 54,000 के आसपास, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ एनटीपीसी एग्जाम आपका है ही और रेलवे ग्रुप डी है ही। ठीक है, तो ये सीरीज रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है, लेकिन जीएस का जो सेक्शन है वो सभी एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, नॉट लेस और मोर, बराबर ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान से इस सीरीज को देखना है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है, मात्र आधा घंटे की क्लास है। डेली रात को 8 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए, हिंदी में मैं बताता जाऊंगा, इसमें तो हिंदी मेंशन नहीं है आज की क्लास में, है ना। तो कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सीक्वेंस में अरेंज करना है निम्नलिखित इवेंट को सीक्वेंस में अरेंज करना है। नाबार्ड की स्थापना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड प्लान, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी, इनको लिंक करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो होता है वो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, फोर्थ वन। और उसके बाद फिर नाबार्ड बनता है, और फिर बनता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और फिर किसान क्रेडिट कार्ड। एक बार यहां देखिए, मैं डेट जो आपको याद रखनी है, डेट नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की शुरुआत होता है 1992 से 93। किसान क्रेडिट कार्ड प्लान केसीसी प्लान, इसकी शुरुआत होती है 1998 में। और आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 में हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल ईयर है इनके। अब यहाँ पे रीसफल करके दिया है जो आपको अरेंज करना है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो, ये जो नाबार्ड है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड। तो कृषि विकास को लेकर, रूरल डेवलपमेंट को लेकर, ग्रामीण विकास को लेकर यह बैंक की स्थापना हुई थी शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। कौन सी कमेटी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर यह स्थापना होती है। ये स्कीम है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली, और किसान क्रेडिट कार्ड प्लान ये भी स्कीम है किसानों के लिए। और रीजनल रूरल बैंक ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। इनको कौन चलाता है? तो ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर्ड बैंक। कोई भी बैंक किसी रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सरशिप देती है तो सबकी हिस्सेदारी यहां रहती है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, विच कंट्री हैज मेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री। कौन सी वो देश है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कानून बनाया सबसे पहले? सीएसआर पर कानून बनाया सबसे पहले, सीएसआर। तो सीएसआर पर सबसे पहले कानून बनाने वाली जो कंट्री है वो इंडिया है। अभी बताऊंगा सीएसआर क्या होता है। कानून बनाने वाली कंपनी क्या है? इंडिया है, सॉरी कंट्री इंडिया है। कब बना ये कानून? तो 1 अप्रैल और 2014। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 को ये कानून बना सीएसआर एक्टिविटी पर।
2014, ठीक है, यानी कि कांग्रेस सरकार ने ही बनाया, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब बनाया। अब CSR होता क्या है? तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कंपनी है, जो कंपनी काम कर रही है भारत में, वो संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं। ये संसाधन समाज के होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, पर्यावरण संसाधन का इस्तेमाल कर रही हैं और पॉल्यूशन भी फैलाती हैं, नुकसान भी दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी है वो अपने प्रॉफिट का 1% अमाउंट, कुछ परसेंट अमाउंट समाज के विकास के लिए तो अपनी जिम्मेदारी समझे और खर्च करे और समाज में विकास हेतु कार्य करे, समाज में मदद हेतु कार्य करे। तो एक फिक्स कोटा जो हर कंपनी अपनी प्रॉफिट का समाज के लिए खर्च करेगी। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं आप, तो मान लीजिए वहां पर कोई वाटर कूलर लगा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर का, तो बहुत सी कंपनीज लगवाती हैं ऐसा सोशल वेलफेयर के लिए। तो जो वाटर कूलर लगा हुआ है उस पर लिखा रहता है दिस इज एन CSR एक्टिविटी बाय कंपनी का नाम, मान लीजिए टाटा, ठीक है। पार्क में चेयर लगवा दी, प्लेटफॉर्म पे चेयर लगवा दी, हॉस्पिटल में व्हील चेयर रखवा दिए, है ना। तो ये क्या है? ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनीज समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या पैसा खर्च करती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉय को, जैसे उनकी कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉय को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजती हैं, यानी कि वो टीचर बनकर जाते हैं, वीक में किसी दिन फिक्स रहता है और वो फ्री में टीचिंग करते हैं वहां पे। तो ये एक CSR एक्टिविटी के तहत होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको। Which of the following infrastructure sectors of India is related with भारतमाला प्रोजेक्ट? भारतमाला जो परियोजना है, भारतमाला जो प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, भारतमाला प्रोजेक्ट, तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर है जो इससे इंक्लूडेड है, इससे जुड़ा हुआ है भारतमाला प्रोजेक्ट से? तो ध्यान रखना दोस्त, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है? इसमें सड़क बनाई जाएगी, इसमें सड़क बनाई जाएगी, ठीक है। तो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित हुआ? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया है कि इसमें जो है रोड बनाई जाएगी पूरी इंडिया में, ये एक जो सिलेक्टेड जगह है उस एरिया को कवर करते हुए रोड बनाई जाएगी, ये है भारतमाला प्रोजेक्ट। अब पूछा है प्रश्न के भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित कौन सा क्षेत्र है, तो रोड सेक्टर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंध रखता है। Which one of the following industrial or economic corridor of India is being developed in collaboration with Japan? निम्नलिखित में से वो कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा है, औद्योगिक या आर्थिक, औद्योगिक या आर्थिक गलियारा, औद्योगिक या आर्थिक गलियारा कॉरिडोर है जिसे जापान की मदद से बनाया गया है, जिसे जापान की मदद से बनाया गया है? बताइए भाई। तो देखिए 2014 में क्या होता है, 2016 में, एक्चुअली 2016 में भारत और जापान के बीच में एक MOU साइन होता है। 2016 में क्या होता है, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच एक MOU साइन होता है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। तो ये MOU क्या है कि जापान जो है भारत जो
इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है उसमें जापान मदद करेगा। और वो इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा है? तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भारत ने जापान की मदद से बनाया है। आंसर आपके सामने हो जाएगा सी। Given below are two statement, one is labeled as assertion and another is reason. आपको बताना है करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है मैंने जिससे थोड़ा सा लेवल अप हो सके, है ना। ध्यान दीजिए, एसर्शन का मतलब है कारण, कथन। एसर्शन का मतलब है कथन और रीजन का मतलब है कारण। रीजन का मतलब है कारण। कथन कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी फॉर पीरियड ऑफ 2030। कथन कह रहा है कि सरकार ने एनआईपी लॉन्च किया है 2020-23 के लिए, 20 से 30 के लिए एनआईपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च की है। रीजन बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव एनआईपी का क्या है? टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? कि सभी को समान रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। ये 5वां प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये है कि देखो भाई, कथन जो है कि 20-30 के लिए शुरू हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा। आर सही है, इसका उद्देश्य है इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर पाए सभी। तो रीजन सही है, एसर्शन गलत है, यानी कि ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एनआईपी 2019 में शुरू हुआ है। ये जो है एनआईपी, इसकी शुरुआत 2019 में होती है। और कौन करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक। ध्यान देंगे। प्रोग्राम द मेक इन इंडिया स्टार्टेड ऑन, ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हुआ? मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? तो मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसके तहत जो निर्माण कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग, वो अपने देश में ही की जाएगी। तो ये मेक इन इंडिया को शुरू कब किया गया? सितंबर 2014 में, और नरेंद्र मोदी के द्वारा, सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। और इसका अल्टीमेट मकसद यही है कि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, यानी कि भारत में उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा हो कि हम दूसरे देश से इंपोर्ट ना करें, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करें, निर्यात करें। और जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा इंडिया में, उतने ही ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से उसकी जिम्मेदारी संसद के प्रति होती है। तो गलत बात है, संसद के प्रति नहीं, केवल लोकसभा के प्रति। क्योंकि संसद जब हम बोलेंगे तो संसद में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं, तो संसद नहीं होगा, इसकी जगह सिर्फ लोकसभा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो केंद्र में मंत्री होते हैं वो ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति का प्लेजर मिले, प्रसाद पर्यंत मिले, तब तक रह सकते हैं। 7वां, तो ये सही बात है। तीसरा, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं, किसके रिगार्डिंग? नए कानून बनाने की प्रक्रिया, आगे क्या कानून बनने वाला है, कैसे काम करेंगे। तो विधायी संबंधी जो भी कार्य हैं उनको कम्युनिकेट करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बताते रहते हैं टाइम टू टाइम।
ये भी सही है, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, सातवें का आंसर हो जाएगा बी। विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी मेक इन इंडिया स्कीम देखा हमने, ये दूसरी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, आठवां स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneurs। जो स्टैंड अप इंडिया है उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों के बीच, लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, चाहे वो SC कम्युनिटी हो, ST कम्युनिटी हो, विमेन हो। ठीक है, आठवां प्रश्न है आपके सामने, सही बात है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी। इस स्कीम के तहत SC, ST या विमेन को जो फाइनेंस की सुविधा मिलेगी वो सिडबी के द्वारा दी जाएगी, सिडबी के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, सिडबी मतलब समझ रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो दोनों सही हैं, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण सरकार के द्वारा किया गया था, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्या ये सही बात है? हमें बताना क्या है करेक्ट, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। लॉटरी के आधार पर कोल ब्लॉक एलोकेट किए जाते हैं, क्या ये सही बात है? तो गलत बात है। तीसरा, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। क्या कोल के प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर है, अब आयात नहीं करता भारत? तो ये गलत बात है, करता है। ठीक है, तो कौन सा सही है करेक्ट बताना है, तो 9th का आंसर हो जाएगा ओनली 1 ए, पहला। ठीक, द इंडस्ट्री फॉर विच नेपा नगर इज नोन एज। नेपा नगर कौन से उद्योग के लिए फेमस है? नेपा नगर कौन से उद्योग के लिए फेमस है? तो न्यूज प्रिंट पेपर के लिए फेमस है नेपा नगर। नेपा नगर मतलब न्यूज़पेपर, नेपा नगर मतलब न्यूज़पेपर। 1956 से ही है ये, 1956 से ही ये इस फील्ड में, क्षेत्र में नेपा नगर का नाम आता है न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस। हाँ, कौन सा वो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के विरोध में जाता है तो ऐसा कानून निरस्त माना जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 में कहा गया है। आर्टिकल 13 किस में आता है? तो आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल 12 से 35 है, तो 12 से 35 के बीच में 13 आ रहा है। 13 में बोला गया है कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा। जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून है, यानी कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, Which one of the following article of the Indian Constitution belong to a different category? निम्नलिखित में से वो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है, संबंध रखता है? तो देखो भाई, आर्टिकल 19 आपने पढ़ा है, आर्टिकल 19, इसमें राइट टू फ्रीडम, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं आपको, 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है, फ्रीडम दी गई है। जैसे कि घूमने फिरने की आजादी, कोई भी काम करने की आजादी, ग्रुप बनाने की आजादी, बिना हथियारों के कहीं भी रहने की आजादी, बसने की आजादी,
कोई भी धर्म को फॉलो करने की आजादी, ये 6 प्रकार की आजादी आपको दी है। तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई और मेंशन है एक ही आर्टिकल में। तो वही पूछा है निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो अलग अलग कैटेगरी से संबंध रखता है, तो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 है, ध्यान रखेंगे। फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज एसर्शन और रीजन। ये भी कथन और कारण वाला सवाल है। कथन और कारण। कथन कह रहा है अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। अस्पृश्यता एकदम वर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही बात है। रीजन, अनटचेबिलिटी हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस संक्शन। धर्म के नाम पर ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है। क्या ये सही बात है? तो देखो दोनों सही है, दोनों ही सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अनटचेबिलिटी समझते हैं, आर्टिकल 17 के तहत इसको बैन कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 14वां प्रश्न है आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी पर रोक, आर्टिकल 23 सही बात है। 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं करने देना है, सही बात है। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, 26 में सही है। आर्टिकल 29 फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाई माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के द्वारा शैक्षणिक संस्थान खोलने की और उन्हें मैनेज करने की आजादी है, तो गलत है। ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल 30 में कही गई है, ठीक है, 29 में नहीं। 29 में क्या कहा गया है? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो डी मिसमैच कर रहा है, आंसर हो जाएगा डी। Which one of the following is regarded as the protector of fundamental right of citizen and guardian of the Constitution of India? निम्नलिखित में से वो कौन है जो लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है और उनके लिए गार्जियन का काम करता है? जैसे हमारे लिए हमारे माँ बाप, वैसे ही संविधान के लिए गार्जियन का काम कौन करता है? तो पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी चलती है, ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से बोरो किया है। तो जुडिशरी भारत में स्वतंत्र है और इसकी एक हायरार्की है। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, ये पूरी चेन है। तो ये अलग नहीं है, पूरी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इंडिया में चलता है। तो भारतीय संविधान का गार्जियन जुडिशरी हो गई और जुडिशरी में टॉप बॉडी होती है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का काम करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करने का काम करता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है भाई, तो भूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखेंगे। ये हमने चीजें डिस्कस की आज के क्लास में, जिसमें मोस्टली हमने इकोनॉमिक्स के सवाल देखे प्लस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल देखे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप था इसका, रिवीजन करते रहिए, सारे फैक्ट्स वही इस्तेमाल होते हैं, बस इनडायरेक्टली घुमाकर उन्हें आपके सामने पेश किया जाता है, ठीक। और भी कोई अगर आपकी इंक्वायरी होती है तो आप दिल्ली में जो ऑफिस है, दिल्ली में जो हमारा सेंटर है यमुना विहार, वहां पे आप आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नंबर देख पा रहे हैं, कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कंप्लीट आपको 6 मंथ्स की प्रिपरेशन यहाँ पे मिलेगी। किसी भी एग्जाम के लिए आप ज्वाइन करें, रेलवे के लिए ज्वाइन करें, राजस्थान के लिए ज्वाइन करें, तो मात्र 6 महीने आपको रेगुलर रहना है। इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगा और फाइनली सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे आप। बस शर्त यही है कि आपको क्लास में रेगुलर रहना है, क्योंकि क्लासेस रेगुलर करनी है और रेगुलर टेस्ट देने हैं आपको, जिससे आपका परफॉर्मेंस सामने आएगा सबके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।